जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग नॉर्मल्स के सेकेंड लेक्चर में एंट्री मारते हैं। ठीक है, पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया जिसमें मैंने नॉर्मल्स के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में जाना। सेकेंड में जब हम एंट्री मारते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशंस हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं। वो रिलेशन क्या है कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जिसका जो कि पैरामीट्रिक फॉर्म में है नॉर्मल ट्रेस करते हैं तो ऑब्वियसली वो दोबारा कर्व को कट करेगा कहीं ना कहीं पैराबोला को। ठीक है, तो जब दोबारा कट करता है तो मान लो कि वो अगर हम P पॉइंट पे नॉर्मल ट्रेस कर रहे हैं Pn, तो अगेन वो कट कर रहा है कहाँ पे, पैराबोला को Q पे। तो सपोज दैट मान लो कि Q का जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है वो T2 है। ठीक है, तो कहता है T1 T2 में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से हम लोग देख सकते हैं। चलो इधर देखो, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ड्रॉन एट P जिसका कोऑर्डिनेट कितना था T1, बोलो कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस TX, ठीक है, और प्लस 2AT एक्चुअली T1 और प्लस AT1 का क्यूब। यही था आपका नॉर्मल का इक्वेशन। किस फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म में। अब बोलो यही नॉर्मल ना दोबारा क्यूब से पास कर रहा है तो इसका मतलब क्यूब का कोऑर्डिनेट क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसको मान लो इक्वेशन 1, तो यहाँ लिख सकते हैं since equation 1 passes through the point Q, therefore Q का कोऑर्डिनेट, तो Q का कोऑर्डिनेट क्या है, तो इसको अगर हम कंप्लीट लिखना चाहें तो लिखेंगे AT2 का स्क्वायर कोमा 2AT2 क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ y है वहाँ पे लिखेंगे 2AT2 और जहाँ x है वहाँ लिखेंगे AT2 का स्क्वायर। तो ऑलरेडी माइनस T1 है और यहाँ लिखेंगे AT2 का स्क्वायर अब प्लस 2AT1 अब प्लस AT1 का क्यूब हो जाएगा। इस टर्म को उठा के इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2AT2 माइनस 2AT1 और यहाँ हो जाएगा माइनस A। इन दोनों में कितना कॉमन आएगा, T1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस T1 कॉमन ले लेते हैं, AT1, तो बचा कितना T2 का स्क्वायर और माइनस यहाँ से T1 कॉमन लिए थे तो ये हो जाएगा T1 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से फिर कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 2A कॉमन आ रहा है तो हो जाएगा T2 माइनस T1 और यहाँ हो रहा है माइनस AT1 और ये हो जा रहा है T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T1। ये टर्म हम कैंसिल कर सकते हैं। बोलो क्या है, क्योंकि हमको पता है कि T1 और T2 जो है डिफरेंट पॉइंट का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है, इसलिए वो दोनों सेम हो ही नहीं सकता है। तो देयरफॉर क्या रिलेशन आ गया, तो रिलेशन आपका आ गया ये T1 प्लस T2 है। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया, क्या आया, तो हो जाएगा 2A इज इक्वल टू माइनस AT1। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका T1 प्लस T2। एक काम करते हैं, A कैंसिल कर सकते हैं, तो देयरफॉर 2 बाई ये माइनस डिवाइड कर दो तो माइनस 2 बाई T1 इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तो फाइनल जो आंसर आ गया हो जाएगा T2 इज इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2 बाई T1। तो दिस इज द रिजल्ट या दिस इज द रिलेशन इन बिटवीन T1 एंड T2। फिर T1 T2 और क्या है, तो T1 T2 पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है किसका, तो पॉइंट P और Q का। किस सिचुएशन में, तो जब हम P पॉइंट पर नॉर्मल ट्रेस करते हैं तो दोबारा कर्व को Q पॉइंट पे मिलता है, तब उस केस में T1 T2 के बीच में जो रिलेशन होगा दिस इज द रिलेशन T2 इज इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2 बाई T1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है और यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अराइज हो सकता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको आप माइंड में मेमोराइज कर लीजिए, नहीं तो आप डेरिवेशंस भी देख सकते हैं, बहुत आसान है। इफ़ यू फॉरगेट दिस रिजल्ट देन यू कैन ईजिली डेराइव, ठीक है, बाय यूजिंग दिस क्या बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत सिंपल है, एक नज़र इसको देख लो। हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छा सवाल है, कह रहा है प्रूव दैट द नॉर्मल कोऑर्ड 2A पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट द पॉइंट हुज एब्सिसा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट या हुज ऑर्डिनेट इज इक्वल टू एब्सिसा सबटेंड ए राइट एंगल एट द फोकस। कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि एक आपका पैराबोला दिया हुआ है y² इज इक्वल टू 4ax,
इसका एक नॉर्मल कोड लेते हैं, मतलब वो नॉर्मल भी है और साथ में कॉर्ड भी है। इसका मतलब ये P पॉइंट हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं AT1 का स्क्वायर 2AT1, और ये नॉर्मल कोड है, इसका मतलब यहाँ N है, और ये Q हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए AT2 का स्क्वायर 2AT2, ये हम मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं, एक लेट करो, सॉल्यूशन कर रहे हैं, लेट एंड पॉइंट्स ऑफ नॉर्मल कॉर्ड आर क्या क्या, तो एक P मान लीजिए जिसका कोऑर्डिनेट कितना ले रहे हैं AT1 का स्क्वायर 2AT1, और दूसरा Q ले रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेट ले रहे हैं AT2 का स्क्वायर 2AT2। क्लियर, चलिए आइए वी हैव, अब क्योंकि ये नॉर्मल कोड है तो T1 और T2 के बीच में रिलेशन अभी जस्ट मैंने देखा है, तो अभी यहाँ पे लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू -T1 -2/T1 हो जाएगा। इसको आप समेट कर रख दीजिए, बहुत काम का चीज़ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है नॉर्मल कोड जहाँ पे खींचा गया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उस पॉइंट का एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों बराबर है। कहने का मतलब P पॉइंट का दोनों कोऑर्डिनेट बराबर हुआ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं AT1 का स्क्वायर कॉमा लिखेंगे 2AT1, तो A कैंसिल, यहाँ से एक T कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर यहाँ से T1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो T1 अगर 2 हो गया, तो T1 अगर 2 है तो T2 निकाल देंगे, तो देयरफॉर यहाँ से T2 निकल जाएगा। तो T2 कितना निकल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -1, तो दिस बिकम्स -3, तो T2 भी निकल गया। ठीक है, तो जब T1 T2 निकल गया तो देयरफॉर P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा जी, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4A और वो भी हो जाएगा 4A। ठीक है, और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो -3 है ना, यहाँ हो जाएगा 9A और यहाँ हो जाएगा -6A। ठीक है, तो ये PQ निकल जाएगा। तो कहता है कि ये जो कॉर्ड है ये फोकस पे 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, फोकस पे कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। इसका मतलब ये शो करना पड़ेगा 90 डिग्री, और S का कोऑर्डिनेट हमको पता है A,0 है। तो 90 डिग्री दिखाने का क्या मतलब है, दो लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री मीन्स इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लोग निकालते हैं स्लोप, किसका स्लोप, तो स्लोप ऑफ PS। बोलिए स्लोप ऑफ PS कितना हो जाएगा, तो ये है पॉइंट, तो हो जाएगा 4A -0, यहाँ देखो y, उसका y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4A और इसका y कोऑर्डिनेट हो गया 0, तो 4A -0 और उधर हो जाएगा 4A -A, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। उसी तरह स्लोप ऑफ QS निकाल लीजिए, तो स्लोप ऑफ QS कितना निकल जाएगा, तो -6A -0 और डिवाइडेड बाई यहाँ है 9A -A, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 8, तो हो जाएगा -3/4। देखिए यहाँ पे इसका स्लोप हो गया 4/3, इसका स्लोप -3/4, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1, तो देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं क्या, स्लोप ऑफ PS इंटू स्लोप ऑफ QS इज इक्वल टू -1, तो दिस इम्प्लाई एंगल PSQ जो होगा वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा, जो आपको दिख रहा है। यही है आपका फाइनल आंसर। मतलब इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बस एक रिजल्ट है जो कि प्रीवियस में आपने देखा और उस रिजल्ट को आप यहाँ अप्लाई कर दिए, और बाकी तो मैथमेटिकल अप्रोच है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो आप कीजिएगा तो अल्टीमेटली आंसर लाने में आपको तनिक भी देर नहीं लगेगा और एक्यूरेसी के साथ आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा था कि शो कीजिए कि वो राइट एंगल बना रहा है, तो ऑब्वियसली राइट एंगल दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग है भी। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और ये सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस जो है आपके किसी न किसी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है, और कुछ नहीं, देखो कोऑर्डिनेट में क्या है, क्वेश्चन जो कहता है ना उसके लैंग्वेज को फॉलो करते जाइए आप।
ठीक है, लैंग्वेज को फॉलो करते हुए आप उसको प्रोसीड करते जाइए, अल्टीमेटली आपको लास्ट में आंसर आपको मिलना ही मिलना है। अगर आपने कहीं भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में एरर नहीं किया होगा तो आपका आंसर हर हाल में आएगा। चलो इसको बनाते हैं सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि इफ द नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x मेक्स एन एंगल फाई विद x एक्सिस सो दैट इट विल कट द कर्व अगेन एट एन एंगल tan इनवर्स इतना। कहने का मतलब ये है आपका, ये एक पैराबोला है आपका, ये पैराबोला है। कौन सा पैराबोला है जी? तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इस पर एक नॉर्मल ट्रेस करते हैं। मान लो कि आपने P पॉइंट पर नॉर्मल ट्रेस किया और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है AT1 का स्क्वायर 2AT2। दोबारा जब कर्व को मीट करता है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाता है AT2 का स्क्वायर 2AT2। ये हम मान रहे हैं, ठीक है। ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, कुछ नहीं दिया हुआ है तो याद रखिएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस विथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कितना एंगल बना रहा है? फाई। इसका मतलब इस नॉर्मल कॉर्ड का स्लोप पता है आपको, ठीक है। चलिए आइए, तो ये काम करते हैं, लेट P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं AT1 का स्क्वायर 2AT1 और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं AT2 का स्क्वायर 2AT2। अब सिंस यहाँ लिखेंगे P एंड Q आर सिंस PQ इज ए नॉर्मल कॉर्ड, ठीक है। जब ये नॉर्मल कॉर्ड हो गया तो देयरफॉर T1 T2 के बीच में रिलेशन है तो T2 इज इक्वल टू -T1 -2/T1 हो जाएगा। ये हमको पहले से पता है, इसको आप रहने दीजिए एक नंबर समेट के। चलिए आइए, अब नॉर्मल का इक्वेशन हम लिख सकते हैं P पॉइंट पर। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P, कोऑर्डिनेट AT1 का स्क्वायर 2AT1। कितना था जी? तो y इज इक्वल टू -T1x प्लस 2AT1 प्लस AT1 का क्यूब। तो यहाँ से नॉर्मल का स्लोप दिख रहा है -T1, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो गया? -T1 और -T1 इज इक्वल टू कितना है? तो tan फाई है। तो देयरफॉर यहाँ से T1 बराबर -tan फाई हो जाएगा। ये भी आपका काम का चीज़, इसको रहने दीजिए। अब बताइए, इस लाइन का स्लोप पता है हमको। कहता है कि जब ये नॉर्मल कोड कर्व को कट करता है तो कर्व को वो एक एंगल में कट करेगा। मान लो कि अल्फा एंगल में कट करेगा तो अल्फा एंगल जो है आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। ये कर्व को दोबारा कट कर रहा है, कितना एंगल बना रहा है कर्व के साथ? तो अल्फा एंगल बना रहा है। तो हमको पता है कि एक कर्व और एक स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालना है, तो ये स्ट्रेट लाइन का तो हमको पता है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल होगा, ठीक है, उसका स्लोप मान लेते हैं कितना? तो अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। इसका तो स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं ना, टेंजेंट का इक्वेशन है। तो यहाँ लिखेंगे नाउ अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने जा रहे हैं। कहाँ पर? तो टेंजेंट एट Q पे कितना होगा? तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना होता है? तो YT2 इज इक्वल टू x प्लस AT2 का स्क्वायर। यही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट Q। तो देयरफॉर यहाँ से स्लोप ऑफ क्या निकल गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/T2 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप मान लो कितना? M2, ठीक है। और इस लाइन का जो स्लोप है PQ, इसको आप मान लो M1। और M1 का स्लोप कितना है जी? तो M1 का स्लोप, इस नॉर्मल का स्लोप आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये है -T1। तो दिस इज -T1, ठीक है। चलिए, अब इस लाइन का स्लोप पता है, इस लाइन का स्लोप कब पता है? तो बीच का एंगल हम लोग आराम से डिसाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पे स्पेस चाहिए। तो एक काम करते हैं, लेट मान लेते हैं कि अल्फा बी द रिक्वायर्ड एंगल। तो देयरफॉर tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M2 इंटू M1 का मॉड भी ले सकते हैं या ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी रिजल्ट में M1 M2 का वैल्यू हम क्या करेंगे? पुट करेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तब तक इसको आप एक नज़र देख सकते हो। यहाँ हम इसको थोड़ा मिटाने जा रहे हैं।
ये यहाँ देख लीजिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा 1/T2 हो जाएगा, इसको हम लोग M2 माने हुए हैं। ठीक है, ये रिजल्ट जो आप देख रहे हैं tan अल्फा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M2 इंटू M, इसको मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, चलिए ये tan अल्फा इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, M2 माइनस M1, बीच का एंगल देखो, M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 इंटू M2। M1 क्या है आपका -10 माइनस T1, M2 कितना है 1/T2। तो जहाँ M1 था, जहाँ M2 है वहाँ पे 1/T2 और जहाँ M1 है वहाँ पे -T1। तो जब आप डालते हैं तो इतना आ जाता है, इसको आप एलसीएम ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस T1 इंटू T2 और ये हो जाएगा T2 माइनस T1। नीचे का जो डिनोमिनेटर T2 था ये आपका कैंसिल आउट हो गया। चलिए आइए, अब जहाँ जहाँ भी T2 है उसके बदले में कितना लिखेंगे, देखो -T1 माइनस 2/T1। तो T2 के प्लेस में मैंने क्या किया, लिख दिया -T1 माइनस 2/T1। तो जैसे ही आप लिखे हैं और फिर इसको सिंप्लीफाई किए हैं तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो है आपका कितना आ जाता है -T1/2 और T1 का वैल्यू कितना है -10π, तो हो जाएगा +10π/2। ये आपका यहाँ तक रिजल्ट आ गया। चलिए अब आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। अब बोलो क्या आ जाएगा, हमको अल्फा का वैल्यू चाहिए था, तो देयरफॉर अल्फा बराबर ये जो tan अल्फा है तो tan उधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स हाफ ऑफ, ये हो जाएगा 10π। यही है आपका फाइनल आंसर जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, यही तो पूछ रहा था कि जब दोबारा ये जो नॉर्मल कोड है कर्व को कट करेगा तो कितना एंगल बनाएगा, तो बनाएगा tan इनवर्स हाफ ऑफ 10π, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बस आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो कि आपको करते जाना है। और वो जो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट था, ठीक है, कि नॉर्मल कोड का T1 T2 के बीच में रिलेशन, ये बहुत काम का चीज़ है क्योंकि उसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। जब तक वो रिजल्ट पता नहीं रहेगा तब तक ये रिजल्ट मतलब जो फाइनल आंसर है वहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए वो जो मीडिएटर में आपको एक कॉन्सेप्ट है उसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो इसको एक नज़र देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि शो कीजिए कि नॉर्मल एट द पैरामीट्रिक पॉइंट नॉर्मल टू द पैराबोला y² इक्वल टू 8x, मतलब 4ax, तो जहाँ a है वहाँ 2 है, इस बार y² इक्वल टू 8x। ठीक है, एट पॉइंट 2,4 मीट इट अगेन एट 18, -12। पहला क्वेश्चन है कि किसी एक पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है आपका 2,4 पे जब आप क्या करते हैं, नॉर्मल ट्रेस करते हैं तो दोबारा कर्व पे कहाँ जाके मिलता है, 18, -12 पे, ये आपको शो करना है। और आई होप कि आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपको दोनों के बीच में रिलेशन पता है कि अगर सपोज दैट ये पॉइंट आपका T1 हो जाएगा और ये पॉइंट T2 हो जाएगा तो दोनों के बीच में रिलेशन है T2 इज इक्वल टू -T1 माइनस 2/T1। उसके हेल्प से आप जो है यहाँ पे दिखा सकते हैं कि इस पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल ट्रेस करते हैं तो दोबारा कर्व को कहाँ मीट करेगा, इस पॉइंट पे। ये तो आप शो कर लीजिएगा। चलिए, कह रहा फाइंड ऑल्सो द लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि नॉर्मल का लेंथ भी बताइए। तो नॉर्मल का लेंथ कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मल कोड का कैसे लेंथ निकालें, तो डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप घर में बना लीजिएगा। ठीक है, और जो भी नॉर्मल कोड का आंसर आएगा उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, वहाँ मैं आपका चेक कर लूँगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहा, इसको आपको करना है। तो इतना से ही इस लेक्चर को मैं क्लोज करता हूँ। और ये जो सेकेंड लेक्चर था नॉर्मल का, जिसमें मैंने नॉर्मल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट्स आपको क्वेश्चंस का डिस्कशन किया। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से आप मेरा वीडियो देखते रहिए, और क्योंकि इसको देखने से, इसको पढ़ने से आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो इतना ही कहकर इस वीडियो लेक्चर को क्लोज करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।